नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो गुप्ता पीरियड के इतिहास से जुड़ा है। और गुप्त काल के इतिहास में अब तक आपने पढ़ा कि गुप्त वंश का इतिहास कैसे शुरू होता। श्री गुप्त किस तरीके से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में आते ही एक महान गुप्त साम्राज्य का आधार तैयार हो जाता। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त ने भारत विजय अभियान के द्वारा एक विशाल साम्राज्य कायम किया। फिर समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, उसका सक्सेसर हुआ उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से मशहूर हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्त साम्राज्य अपने वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, अपने ग्लोरी के हाइट पर था, और इसीलिए उस पीरियड को एक नाम दिया गया स्वर्ण काल, या इसे क्लासिकल एज कहा गया। तो अब हम आगे के इतिहास की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन और विखंडन होता है, उसके बाद उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बदल जाता। गुप्तों के समय मगध फिर से एक बार आप कह सकते हैं ग्लोरी में था, यानी कि उसका वैभव या उसका शिखर दिखाई दे रहा था। राजनीतिक रूप से वो एक केंद्र दिखाई दे रहा था, और पाटलिपुत्रा उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बना हुआ था। हजारों वर्षों से जो पाटलिपुत्र एक सेंटर था, अब उसका डिक्लाइन का समय आ चुका था और भारत में एक नए राजनीतिक केंद्र का जन्म हो रहा था। तो आज हम सब उन्हीं संदर्भों में बात करेंगे। तो आपका जो अध्याय 10 है उसका लेक्चर नंबर 2, और आज के लेक्चर के साथ ही आपका अध्याय 10 भी समाप्त हो जाएगा, और फिर इसके बाद एक अंतिम अध्याय के साथ प्राचीन भारत का खंड पूरा हो जाएगा। इतिहास का ही पाठ्यक्रम सबसे बेहद है, सबसे विस्तृत यही पाठ्यक्रम है, जिसका एक सेगमेंट हम लोग आज कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में यहां पर हम लोग अध्याय 10 का अगला पार्ट देखते हैं, जिसमें गुप्तों के बाद की स्थिति क्या बनती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप नजर डालें, आप अध्याय 10 पढ़ रहे हैं, नए साम्राज्य और राज्य, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अब इसके अंतर्गत आज आप लेक्चर 2 में पढ़ेंगे गुप्तों के बाद की स्थिति। तो जब हम गुप्तों के बाद की स्थिति देखते हैं, तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से, एक मानचित्र के माध्यम से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। इसी को भारत के इतिहास में हम गुप्तोत्तर काल कह सकते हैं। गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता एज। पोस्ट गुप्ता एज। तो गुप्तोत्तर काल हम कह सकते हैं लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर के और 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का दौर है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौर में ही जैसे हम प्रवेश करते हैं, यहां पर एक नया इतिहास सामने आता है। उसमें आप देखेंगे कि विदेशी जाति हूणों का आक्रमण होता है, जो गुप्तों के पतन का कारण बनता है। और फिर इसके बाद 7वीं शताब्दी में नए राजनीतिक केंद्र का जन्म होता। तो अब यहां पर आप 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यानी 7th सेंचुरी एडी और 8th सेंचुरी एडी के बीच में जो स्थितियां बनी, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब यहां पर आप क्या पाएंगे कि अगर हम भारत के मानचित्र से इसको समझने की कोशिश करें,
तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या हालात थे। जो पाटलिपुत्रा कभी केंद्र हुआ करता था, उसकी जगह पर एक नया राजनीतिक केंद्र उभर कर सामने आता है, उसका नाम था कन्नौज। अब ये उत्तर भारत की राजनीति का नया केंद्र बन चुका था। उत्तर भारत का नया राजनीतिक केंद्र, नया राजनीतिक केंद्र। पहले पाटलिपुत्र राजनीतिक केंद्र हुआ करता था और अब यहां पर पॉलिटिकल सेंटर कन्नौज बन चुका था। तो न्यू पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ऑफ नॉर्थ इंडिया। दूसरी तरफ अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियां आती हैं। जैसे इस रीजन में एक शक्ति पैदा होती है और ये केंद्र था थानेश्वर। थानेश्वर जहां पर वर्धन वंश का शासन था और यहीं से जुड़ा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। फिर इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे एक स्थान था एहोल। एहोल जहां पर चालुक्य वंश की सत्ता स्थापित होती है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय जैसा प्रमुख शासक आता है। पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। और एक तरफ यहां पर आप देखेंगे जो कांचीपुरम का इलाका था, कांचीपुरम, ये केंद्र जो बनता है, ये यहां पर पल्लव वंश की सत्ता आती है। तो तीन महत्वपूर्ण शक्तियां खड़ी होती है। एक तरफ पल्लव वंश कांचीपुरम के रीजन में, एक तरफ यहां पर थानेश्वर में हर्षवर्धन उसके परिवार के लोगों की सत्ता यानी वर्धन वंश जिन्हें कहा गया, और एक तरफ चालुक्य वंश जिन्हें वातापी का चालुक्य कहा जाता है एहोल में। तो भारत की राजनीति में एक परिवर्तन आता है, वो है राजनीतिक विखंडन और पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के परिणाम स्वरूप अलग अलग शक्तियां यहां पर पैदा होती। फिर यहां जो नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, जैसे ही हर्षवर्धन नर्मदा को पार करने की कोशिश करता है, पुलकेशिन उसे यहां पर रोक देता। यानी दक्षिण की तरफ हर्षवर्धन अपना प्रभाव नहीं स्थापित कर पाता और यहां उत्तर भारत तक सीमित रह जाता। तो आज पूरी कहानी इन्हीं को केंद्र में रखकर है। यानी आज हम लोग जो इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली इन तीन शक्तियों पर यह केंद्रित है। एक वर्धन वंश जिसने कन्नौज में अपनी सत्ता कैसे बनाई, हर्षवर्धन कन्नौज का शासक कैसे बना, और फिर इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने उसे कैसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका, और पल्लवों और चालुक्यों में जो संघर्ष बना। इन्हीं संदर्भों पर यह पूरा आपका चैप्टर है। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, हर्षचरित जो टर्म लिखा है ये बेसिकली हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षवर्धन की जीवनी, ये हर्षवर्धन की बायोग्राफी। फिर इसी तरीके से यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इसकी रचना एक महान कवि ने की थी जिनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि, कोर्ट पोएट। दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से हमें पता चलता है, तो गुप्त वंश के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। सिक्कों की बात की थी मैंने कि किस तरीके से यहां पर समुद्रगुप्त को
सिक्कों पर प्रदर्शित किया गया है वीणा बजाते हुए। तो ये सारी बातें आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी, तो ये हर्षचरित जो है वो किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के बारे में हमें हर्षचरित से पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। तो जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड यहां दिया 1400 साल पहले, याद रखिएगा, क्योंकि उसका समय है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन ने 606 एडी से लेकर 647 एडी तक रूल किया, 7वीं शताब्दी ईस्वी। तो लगभग 1400 साल पहले। क्योंकि अभी अगर हम मान लें 2022 चल रहा है, 22 छोड़ भी दें, तो 2000 में 600 आप यहां घटा दीजिए, 1400 साल पहले पहुंच गए। तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन कन्नौज का राजा बना था। उसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है, उसी का नाम है हर्षचरित। सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं? ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। तो हर्षवर्धन का शासनकाल ये याद रखिएगा। हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देने वाला उनका जीवनी, उनकी बायोग्राफी हर्षचरित किस भाषा में? संस्कृत में लिखा गया। किसने लिखा? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन है? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली भी दी गई है, देते हुए उनके राजा बनने का तक का पूरा वर्णन है। किस तरीके से प्रभाकर वर्धन के दो बेटों में बड़ा बेटा राज्यवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन, और जब यहां थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन और उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद हर्षवर्धन को सत्ता मिली। तो बहुत विषम परिस्थितियों में, बहुत एडवर्स कंडीशन में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। उस समय कन्नौज राजनीति का केंद्र बन रहा था, और कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था, मौखरी डायनेस्टी। और प्रभाकर वर्धन की जो बेटी थी, यानी हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री, उनका विवाह मौखरी वंश के राजा, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से हुआ था। लेकिन बंगाल के राजा शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और जब ग्रहवर्मा मारा गया, यानी हर्षवर्धन का बहनोई मारा गया, तो उस समय यहां पर राज्यवर्धन के हाथ में थानेश्वर की सत्ता आई, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन थानेश्वर का राजा बना। अब राज्यवर्धन ने कन्नौज को पाने का प्रयास किया, अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने का प्रयास किया, लेकिन इस क्रम में राज्यवर्धन की भी हत्या हो गई, वो भी मारा गया। और इन विषम परिस्थितियों में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना, और उसने कन्नौज की सत्ता प्राप्त की अपने योग्यता के दम पर, और 606 ईस्वी में उसने कन्नौज की राजगद्दी ली, और यहां से हर्षवर्धन का समय शुरू होता है। तो यह पूरा वर्णन हर्षचरित में मिलता है। फिर चीनी तीर्थयात्री जिनके बारे में आपने पढ़ा भी था अध्याय 9 में, ह्वेनसांग, मैंने कहा था इनका नाम ह्वेनसांग भी लिया जाता है। तो ह्वेनसांग या ह्वेनसांग जिन्हें हम कहते हैं, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, इसके बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं। ये भी हर्षवर्धन के संरक्षण में रहे। ह्वेनसांग को हर्षवर्धन ने आश्रय दिया अपने दरबार में, और हर्षवर्धन ने जो कन्नौज में धर्मसभा बुलाई थी, महामोक्ष परिषद, प्रयाग और कन्नौज में 2 बार उसने धर्म सभाएं की थी, उसमें से एक बार उसने ह्वेनसांग को धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया। तो काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहा। यह लाइन याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। यानी ह्वेनसांग को किस शासक ने अपने दरबार में संरक्षण दिया था? तो हर्षवर्धन ने। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। यानी जब ह्वेनसांग अपने गृह देश वापस लौट गया, चीन वापस लौट गया, तो उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसका विवरण एक पुस्तक में किया, अपने यात्रा विवरण में, जिसका नाम था सी यू की। तो उसने सी यू की नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें भारत यात्रा का वो विवरण देता है। तो यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, ह्वेनसांग को लेकर, बाणभट्ट को लेकर, हर्षवर्धन को लेकर।
तो जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए ये सब आप अपने नोटबुक में शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शासक हुआ हर्षवर्धन। पोस्ट गुप्ता एज में सबसे प्रोमिनेंट रूलर हुआ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कन्नौज का राजा बना 606 ईस्वी में और 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उसने कन्नौज पर शासन किया। उस समय तक पाटलिपुत्र का पतन हो चुका था और कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका था। यानी जो कन्नौज पर शासन करेगा वही नॉर्थ इंडिया पर पूरा प्रभाव रखेगा। फिर इसके बाद आप यहां पर हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का स्रोत देखें तो उसकी जीवनी है हर्षचरित, जो संस्कृत में लिखी गई। उसके रचनाकार बाणभट्ट है जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हमें ह्वेनसांग के विवरण से भी मिलती है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को ले जाने के लिए। फिर हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को अपने दरबार में संरक्षण भी दिया। तो ये सारी बातें यहां पर वर्णित है, इसी को मैंने अंडरलाइन किया और अब बच्चों उम्मीद करता हूं आपको याद भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ूं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। तो सबसे बड़े बेटे नहीं थे क्योंकि बड़ा बेटा कौन था, मैंने अभी नाम लिया था राज्यवर्धन। ये राज्यवर्धन के छोटे भाई थे। तो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, ये तीन नाम मैंने लिए। राज्यश्री, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन थी। और पिता की बात करें तो मैंने नाम लिया प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के दो बेटे एक बेटी। राज्यवर्धन बड़ा बेटा, हर्षवर्धन छोटा बेटा और फिर राज्यश्री। तो हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। तो ये थानेश्वर का जिक्र कर रहा। थानेश्वर वर्तमान में ये हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ता है और यहां पर पुष्यभूति वंश का शासन था। पुष्यभूति वंश इसे कहा जाता था या इसी को वर्धन वंश कहा गया। वर्धन वंश जिसमें मैंने कहा प्रमुख शासक प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हुए। फिर उनके बहनोई, यहां बहनोई का जो जिक्र हुआ है उनका नाम मैंने बताया क्या था, ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा ये मौखरी वंश के राजा थे। मौखरी डायनेस्टी के रूलर थे जो कन्नौज पर शासन करते थे। तो उनके बहनोई ग्रहवर्मा मौखरी वंश के राजा थे, कन्नौज के शासक थे और बंगाल के शासक ने इन्हें मार दिया था जिसका नाम था शशांक। उस समय बंगाल को गौड़ राज्य भी कहा जाता था, इसे गौड़ वंश से जोड़ा जाता था। तो शशांक गौड़ वंश का शासक था, बंगाल का राजा था और शशांक ने आक्रमण करके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। तो इन परिस्थितियों में आप देखेंगे हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी उसने आक्रमण किया अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए। तो इस तरीके से हर्षवर्धन का राजनीतिक जीवन शुरू होता है, पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है। उसने अपने बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या का बदला लिया और उत्तर भारत में उसने अपना एक बड़ा राज्य कायम किया। और जब उत्तर भारत में उसका प्रभुत्व बन गया, उसका डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया, तब वो अपनी सेनाएं लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं यहां है थानेश्वर और यहां है कन्नौज। तो ये थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा के अंबाला के आसपास का इलाका और कन्नौज ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो पाटलिपुत्रा के बुरे दिन आ चुके थे जो बिहार में स्थित था और यही केंद्र रहा बड़े समय तक। अब ये आप देख रहे हैं केंद्र शिफ्ट हो रहा। तो एक तरफ इधर कांचीपुरम केंद्र बन गया पल्लवों का,
एक तरफ एहोल केंद्र बन गया चालुक्यों का, और इधर थानेश्वर के हर्षवर्धन ने कन्नौज पे अपनी सत्ता स्थापित की। तो इस तरीके से यहां पर आप एक शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र कन्नौज बना। थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में कन्नौज की सत्ता ग्रहण की। कन्नौज की सत्ता ग्रहण की। इस तरीके से कन्नौज का इतिहास शुरू होता है, हर्षवर्धन का इतिहास शुरू होता है। आगे बढ़े। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी अब यहां आप नोटिस करिए तो मगध के इलाके पर उसका प्रभाव, बंगाल तक उसका प्रभाव, तो हरियाणा से लेकर के और आप देख रहे हैं बंगाल तक उसने अपना राज्य कायम कर लिया। तो पूर्व में उसे काफी सफलता मिली। लेकिन जब वो दक्षिण की ओर नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। यानी हर्षवर्धन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। और इस बात का वर्णन भी मिलता है एहोल अभिलेख में, एहोल प्रशस्ति में। एहोल प्रशस्ति जिसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि हैं रवि कीर्ति उन्होंने की है। तो एहोल प्रशस्ति एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है जिसमें यह वर्णन आता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया और हर्षवर्धन अपने राज्य का विस्तार नर्मदा के आगे नहीं कर सका। यानी यह समुद्रगुप्त जितना सफल नहीं हो पाया। तो हर्षवर्धन का जो राज्य था वो उत्तर भारत तक सीमित रह गया और इस तरह से हर्षवर्धन को उत्तर भारत के शासक के तौर पर देखा गया। आगे बढ़े तो इन्हीं चीजों को यहां ट्रांसलेट कर दिया गया। अब आप इसको अगर पढ़ते हैं तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। जैसे हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या है, तो हम लोगों ने जिक्र किया हर्षचरित। इसके राइटर कौन है, तो उसके कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट जिन्होंने इसकी रचना की है। तो कोर्ट पोएट बाणभट्ट ने उसकी बायोग्राफी लिखी है हर्षचरित। और बाकी यहां पर उसने कैसे कन्नौज की सत्ता पाई ये कहानी हम लोगों ने अभी पढ़ी है। तो ओवरऑल यहां पर जो आपको बात बताई वही आप ध्यान रखेंगे कि आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर कन्नौज became new political center became new political center of northern India हर्षवर्धन king of Thaneshwar
became king of Kannauj in 606 AD। तो इस तरह से हर्षवर्धन की कहानी शुरू होती है। आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर आपने देखा पुलकेशिन सेकंड से डिफीटेड हुआ, इसलिए वो नर्मदा को क्रॉस नहीं कर सका और उसका एम्पायर केवल नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड रह गया। फिर अब बात करते हैं कि नर्मदा के इस पार यानी जो दक्कन का इलाका था, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, सदर्न इंडिया, वहां पर कौन सी शक्तियां थी। तो यहां पर मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी, एक थे पल्लव और एक थे चालुक्य। तो एक को कहा गया कांचीपुरम के पल्लव, क्योंकि कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। कांचीपुरम के पल्लव, इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। और दूसरी तरफ था वातापी का चालुक्य। वातापी को बादामी भी कहते हैं, चाहे बादामी कहिए चाहे वातापी। वातापी के चालुक्य, जिसमें आप देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय जैसा प्रमुख शासक हुआ। तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय, इनके संदर्भ में कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जैसे पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। यानी ये साउथ इंडिया की बात हो रही, दक्षिण भारत। तो जिस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने अपनी सत्ता स्थापित की, नॉर्दर्न इंडिया में उसने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया, उसी समय सदर्न इंडिया में दो महत्वपूर्ण शक्तियां, पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम। तो देखिए पल्लवों की राजधानी क्या है, कांचीपुरम, और इसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो इनका राज्य कहां से कहां, कांचीपुरम के आसपास का एरिया और कावेरी नदी के डेल्टा तक। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चालुक्य राज्य कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था किसका, चालुक्यों का राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये पूरा पैरा ही आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर चालुक्यों की राजधानी कहां थी, एहोल में। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। यही एहोल में आप देखेंगे कई मंदिर बनाए गए और इसी में आप पाएंगे इसे मंदिरों का नगर कहा जाने लगा। मंदिरों का नगर, इसीलिए लिखा है ये एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी बन गया। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे पल्लव और चालुक्य एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, इनमें संघर्ष चल रहा था और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि ये दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहे, राजधानियों को निशाना बनाते रहे और इसके कारण इनकी समृद्धि नष्ट होती रही और आगे चलकर पल्लव चालुक्य नष्ट हो गए। और यहां पर पल्लवों को फिर समाप्त करने में चोलों ने भूमिका निभाई और इधर चालुक्यों को समाप्त करने में राष्ट्रकूटों ने भूमिका निभाई। तो इनकी जगह पर चालुक्यों की जगह ले ली राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट वंश आ गया और उधर पल्लवों को कमजोर करके चोल शक्तिशाली हो गए। तो पल्लव चालुक्य में जो संघर्ष चल रहा था, इसके परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियों का अंत हुआ। तो यहां आप देख सकते हैं कांचीपुरम पल्लवों का, एहोल चालुक्यों का, ये दक्षिण की बड़ी शक्तियां थी और आगे चलकर यहीं पर फिर राष्ट्रकूटों का राज्य कायम हुआ और यहां चोलों ने अपना राज्य कायम किया। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने कई बार इसका जिक्र किया। चालुक्य वंश के सबसे महान शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता। इसी प्रशस्ति का नाम मैंने क्या बताया, एहोल प्रशस्ति।
ऐहोल प्रशस्ति, इसी का नाम ऐहोल प्रशस्ति है या ऐहोल अभिलेख है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था और उसके चाचा का ही नाम था मंगलेश। मंगलेश एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ और इसने मंगलेश यानी अपने चाचा से सत्ता छीनी थी। तो इस बात का वर्णन यहां पर रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति में आता है। तो चाचा मंगलेश से सत्ता ग्रहण की पुलकेशिन ने और यहीं से चालुक्यों का ग्लोरियस पीरियड स्टार्ट होता। आगे बढ़े। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए, यानी एक पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, यानी उसने अपना तटीय इलाका अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त उसने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। नर्मदा नदी पर हर्ष की सेनाओं को रोक लिया। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो इस तरीके से पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन को पराजित किया। नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन के समय यह संघर्ष चल रहा था। नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन जैसे शासकों को पराजित करके पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश को शक्तिशाली बनाया। लेकिन पल्लव और चालुक्य का जो संघर्ष था वो इनके पतन का कारण बना। चालुक्यों की विजय अल्पकालीन साबित हुई। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में हम लोग क्लास 7th में आगे भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो गुप्तोत्तर काल का इतिहास है, पोस्ट गुप्ता एज है, इसमें 3 बड़ी शक्तियों का नाम आता है। एक 2 दक्षिण में, एक उत्तर में। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो उसमें हर्षवर्धन जैसी बड़ी शक्ति, और जब साउथ की बात करते हैं तो चालुक्य वंश के महान या प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड और पल्लव वंश की सत्ता आती है कांचीपुरम के आसपास। तो पल्लव वंश में सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन जैसे प्रमुख शासक हुए और पल्लव चालुक्य संघर्ष के परिणाम स्वरूप इन दोनों की शक्तियां दुर्बल पड़ गईं और आगे चलकर राष्ट्रकूटों और चोलों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए तो ये यहां पर केवल ट्रांसलेट कर दिया गया है। इस ट्रांसलेटेड वर्जन को आप पढ़कर समझ सकते हैं, बाकी सारी चीजें यहां पर मेंशन है। अब आते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। तो जो इन राजाओं के पास आमदनी थी, यानी राजस्व कहां से आता था, रेवेन्यू आखिर इनको कहां से मिलता था। किसी राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए ही। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार भूमि कर था शुरू से ही, यानी लैंड रेवेन्यू या लैंड टैक्स। किसानों से जो वसूला जाने वाला कर था, व्यापारियों से जो लिया जाने वाला कर था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या हुआ करती थी, गांव। ये लाइन याद रखिएगा, गांव से ही प्रशासन शुरू हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायिक अधिकारी था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हरिशेन किस पद पर था, महादंड नायक। हरिशेन, उसके पिता भी महादंड नायक थे और यह भी दंड नायक था, यानी मुख्य न्यायिक अधिकारी को कहते थे महादंड नायक। तो पद अनुवांशिक बन गया, हेरिडेटरी पोस्ट हो गई। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि राजा यहां पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत जिनकी अच्छी है, जिनकी सैन्य शक्ति बहुत अच्छी है, उनका समर्थन जुटाने के लिए इस तरह से उनको यहां पर
प्रमोट कर रहा है राजनीति में, और इस कारण से यहां पर आप देखेंगे कि प्रशासनिक पद भी अनुवांशिक हो गए। तो पॉइंट क्लियर है। फिर इसके बाद आगे बढ़ा जाए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य भी था, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संधि विग्रहिक भी था, युद्ध शांति का मंत्री कुमारामात्य भी था। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक ही मंत्री को कई पोर्टफोलियो मिल रहे, कई विभागों की जिम्मेदारी मिल रही। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। सारे टर्म याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें एक टर्म आ रहा है नगर श्रेष्ठी। इस पर प्रश्न आ सकता कि नगर श्रेष्ठी कौन होता था। तो ये मुख्य बैंकर होते थे, मुख्य बैंकर। इसी तरीके से सार्थवाह कौन होता था? तो सार्थवाह यहां व्यापारियों के काफिले का नेता होता था, व्यापारियों के काफिले का नेता, काफिले का नेता होता था। फिर प्रथम कुलिक, एक टर्म और आया प्रथम कुलिक, ये कौन होता था? तो प्रथम कुलिक यहां पर मुख्य शिल्पकार होता था, मुख्य शिल्पकार। और इसी तरीके से कायस्थ किन्हें कहा जाता था? जो लिपिक यानी क्लर्क होते थे, लिपिकों के प्रधान। तो कायस्थ हो गए लिपिकों के प्रधान। लिपिकों के प्रधान अपने आप में धीरे धीरे एक कास्ट बन गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नगर श्रेष्ठी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सार्थवाह भी आ सकता है, प्रथम कुलिक भी आ सकता है, कायस्थ भी आ सकता है। ये स्थानीय प्रशासन में व्यक्तियों का बोलबाला। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते थे, तो एक तो केंद्र के प्रशासन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ व्यक्तियों का दबदबा, जैसे हरिसेन का उदाहरण हम देख रहे हैं, कई पोर्टफोलियो उसके पास थे। फिर इसी तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो इनका अपना स्वतंत्र राज्य कायम हो जाता था, और इसी स्थिति को आगे चलकर भारत में कहा जाता है एक नई व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे नाम दिया गया सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म। तो सामंतवाद आया, और यहीं से भारत में आप देखेंगे राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग आया। राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी अब कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका परिणाम ये सामने आया। आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं चीजों को यहां पर ट्रांसलेट किया गया है कि किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज किया जाता था। तो जो भी पॉइंट्स मैंने यहां डिस्कस किए इसको आप पढ़ लेंगे। फिर एक नए प्रकार की सेना भी आ गई है। सेना का रूप कैसे बदला जरा देखिए। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। तो भूमि दान देने की प्रथा यानी वेतन के बदले में, वेतन के बदले में भूमि दान, यह प्रथा आई, और यह सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। क्योंकि दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना या घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे।
इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। देखिए यहां से सामंतवाद की प्रथा, जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो सामंत कभी कभी, फ्यूडल कभी कभी इतना प्रभावशाली हो जाता था कि वो कमजोर राजा को सरपास करके स्वयं अपनी आधिपत्य को स्थापित कर लेता था, स्वयं डोमिनेंट हो जाता था। तो इस तरह से भारत में राजनीतिक विखंडन का एक दौर आया। आगे बढ़ते हैं तो न्यू काइंड ऑफ आर्मी में आप देख रहे हैं किस तरह की आर्मी। जो अर्लियर रूलर्स थे, इनमें आप देखते हैं कि ये मेंटेन करते थे क्या, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। एलिफेंट्स हो, चैरियट्स हो, कैवलरी हो, फुट सोल्जर्स हो। इसके अतिरिक्त अब एक ऐसा टाइम आया जिसमें मिलिट्री लीडर्स होने लगे, जो किंग को यहां पर ट्रुप्स प्रोवाइड करते थे जब उनको इसकी जरूरत पड़ती थी, लेकिन उन्हें दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो ग्रांट्स ऑफ लैंड का कस्टम आया, ये एक बहुत बड़ा चेंज था यहां से। और ये कैसे यहां पर इस पर काम करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यू ग्रांटेड लैंड से। और फिर आगे चलकर इन्हीं को किस नाम से जाना गया, सामंत। तो ये सामंत कहलाए, फ्यूडल्स कहलाए। और सामंत कभी कभी इतने पावरफुल हो गए कि जब किंग या रूलर वीक हुआ तो इसका फायदा उठाकर ये यहां पर स्वतंत्र बन गए। तो ये पूरी कहानी है सामंतवाद के उदय की, और यही वो घटना है जहां से प्राचीन इतिहास का अंत है और भारतीय राजनीति या इतिहास वो मध्यकाल में रूपांतरित हो गया। यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर एंशियंट मेडिवल में कैसे कन्वर्ट, हम जो आगे मेडिवल हिस्ट्री अब शुरू करेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, या आखिर प्राचीन खत्म और मध्यकाल शुरू कब, तो 7वीं शताब्दी में ये सब तब्दीली हो रही है। 7वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं सब बदलाव आ रहे हैं, और इन्हीं बदलावों से मध्यकाल का आगमन होता है। यानी एक नए तरीके की भारत में राजनीति दिखाई देती, एक नया समाज बनने लगता है, आर्थिक जीवन में परिवर्तन आता है। तो जब सब कुछ बदलने लगा तो इसी को कहा गया मध्यकाल। क्योंकि जब नया युग आएगा और प्राचीन युग खत्म हो रहा है, नया आएगा, इसके बीच का काल जो पड़ा, इसे मध्यकाल कहा गया, मेडिवल एज। तो अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। तो सामंतवाद क्या है समझ गए, आगे बढ़ा जाए। फिर कह रहे दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा। स्थानीय सभाएं भी हुआ करती थी। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो देखिए यहां पर स्थानीय सभाओं की बात हो रही, लोकल लेवल पर। जैसे आज आप देखते हैं पंचायत होती है, इस तरह की कोई संस्था, तो जैसे इसमें एक नाम आया सभा। अब सभा क्या थी, तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आना है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सभा क्या थी। फिर ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। तो भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जैसे आज पंचायत और नगर पालिकाएं काम करती, तो गांवों में जो सभाएं होती हैं, ग्राम सभा, पंचायत समितियां जैसे काम कर रही, वैसा कुछ सिस्टम यहां पर आप देख रहे हैं। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही, तो दूसरा नाम आया उर। तो एक सभा हो गई ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा, और उर हो गया जहां पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं। फिर नगरम आप देख रहे हैं, एक तीसरी संस्था का नाम आया नगरम। तो नगरम क्या था, उर क्या था, और सभा क्या थी, एग्जाम में आना है। व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तो नगरम, नगर से ही जोड़ दीजिए, नगर में ज्यादातर व्यापारी लोग होते, ट्रेडर्स एसोसिएशन था। तो व्यापारियों का संगठन था नगरम, और गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का जो यहाँ संगठन था या ग्राम सभा थी, उसे उर, और जो ब्राह्मण भूस्वामियों की ग्राम सभा थी, उसे सभा। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। बहुत स्वाभाविक सी बात है, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो डोमिनेटिंग लोग हैं, वही इसमें अपना नियंत्रण रखेंगे।
इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो ये दक्षिण में विशेषकर देखा जाए विकसित हुई, साउथ में, और इस तरह से दक्षिण के राज्यों में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था। तो ये भी ध्यान रखिए कहां की बात हो रही, दक्षिण के राज्यों, यानी उस समय भी, पूर्व मध्यकाल में भी, अर्ली मेडिवल एज में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साउथ इंडिया की पहचान बन चुकी थी। आगे बढ़े तो असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, खासकर इसमें मैंने जो आपको कुछ टर्म्स बताए हैं वो ध्यान रखिएगा। जैसे सभा क्या था, इस पर प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, ये एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स था। या इसी तरीके से आपसे यहां पर पूछ सकते हैं कि उर क्या था। ठीक है, तो उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण्स। और इसी तरीके से पूछ सकते हैं आपसे कि यहां पर नगरम क्या था। ठीक है, तो मर्चेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था इसे हम कहते थे नगरम, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। चलिए आगे बढ़े। फिर आम जनजीवन कैसा था, आम लोग यानी जो प्रशासन से नहीं जुड़े, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं जुड़े, उनका जीवन। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों में दिखाई देती है या कुछ अन्य स्रोतों में हमें दिखाई देती है। एक उदाहरण देखिए, जैसे कालिदास। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो कालिदास की जो कालजयी रचनाएं हैं ज्यादातर राज दरबार के जीवन को दिखाती। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। तो संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा, विद्वानों की भाषा, राजाओं की भाषा, और प्राकृत आम जन की भाषा थी। इसे लिंगुआ फ्रैंका यानी जनसंपर्क भाषा कहा जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक देखिए कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास का एक महान नाटक है, महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नाम के एक राजा का जिक्र है और उनकी प्रेमिका है शकुंतला। इन दोनों के प्रेम प्रसंग पर इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम से एक नाटक लिखा है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात की गई। ये कहानी बच्चों शायद आप जानते होंगे कि किस तरह से राजा दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम था। राजा दुष्यंत ने उन्हें एक अंगूठी उपहार में दी थी शकुंतला को, और वो अंगूठी नदी में स्नान के दौरान गिर गई। फिर एक मछली उसे निगल गई। एक मछुआरा उस मछली को जब निकाल कर ले गया तो उसे अंगूठी मिली, और उसके बाद किस तरह से प्रसंग आगे बढ़ा, यही नाटक का विषय है। तो एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, ये पूरी कहानी है। इसी को आप एक बार देख लेंगे कि किस तरह से पुलिस वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। ये कहानी फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर चीनी तीर्थयात्री का जिक्र किया था मैंने, फाहियान का, फासियन या फाहियान। इन्होंने भी उन लोगों की दुर्गत पर ध्यान दिया है जो ऊंचे और शक्तिशाली लोगों द्वारा यहाँ दुर्व्यवहार का शिकार होते थे, जिन्हें अछूत कहा जाता था। तो फाहियान आया था कब, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में, यानी गुप्त काल में ही। मैंने कहा सामाजिक रूप से गुप्ता पीरियड में अगर देखा जाए तो अछूत जैसी प्रथा मौजूद थी। अस्पृश्यता का व्यवहार उस समय किया जाता था। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जैसा कस्टम डेवलप हो चुका था। तो ये दिखाता आम जनजीवन उतना बेहतर नहीं था, क्योंकि इन अछूतों को शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते। ये आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अमानवीय व्यवहार था आम जनजीवन में। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बहुत सजीव चित्रण भी किया गया। तो जो राजा की सेना निकली, बाणभट्ट ने जो वर्णन किया वो क्या कहता है, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन भी, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले,
आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थीं। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों और हाथियों पर सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। ये राजा की सेना निकली है, उसका एक दृश्य प्रस्तुत किया बाणभट्ट ने। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे, राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ये स्थिति बनती थी। इस तरह का चित्रण किया है बाणभट्ट ने आम जनजीवन का। तो ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ कितनी चैलेंजिंग थी, इस पर ये पूरा मैंने डिस्कशन दिया आपको और इसी को एक कहानी के माध्यम से सामने रखा। और इस तरीके से आज आपने यहां पर यह जाना कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में भारत का समाज कैसा था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में राजनीति के कौन कौन से केंद्र। अब एक जरा दुनिया के अन्य स्थान का प्रसंग लिया जाए तो कहता है मानचित्र में अरब को देखिए। आपने अरब वाला मानचित्र देखा ही है कि किस तरह से भारत के पड़ोस में एक प्रायद्वीपीय भाग है, इस तरह से जिसके एक तरफ इधर अफ्रीका महाद्वीप है और इधर जो है आप देखते हैं यहां से फिर अफगानिस्तान होते हुए भारत का क्षेत्र है। तो ये अरब का क्षेत्र है जिसमें इधर आप देखते हैं फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, और इधर लाल सागर है और इसके नीचे ये अरब सागर का क्षेत्र। तो मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र बना हुआ था। खासियत देखिए, दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये समुद्र, तो भारत का जो समुद्री व्यापार था अरब से ही यूरोप तक जाता था, क्योंकि मैंने कहा अरब के इधर जो स्वेज नहर के उत्तर में, यानी इधर भूमध्य सागर और इधर यूरोप, तो अरब के थ्रू ही यूरोप में जाया जा सकता था समुद्री व्यापार को जोड़ने के लिए। लाल सागर से होते हुए यूरोप तक, क्योंकि लाल सागर से भूमध्य सागर और फिर भूमध्य सागर से यूरोप, मेडिटेरेनियन सी, तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप तक एंट्री थी और इसलिए इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। एक टर्म आया, ये बेदुइन कौन थे? जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो अरब में रहने वाले घुमक्कड़ कबीलों को बेदुइन कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पर अलग से नोट्स लिख लीजिएगा। बेदुइन, अरब में रहने वाले घुमक्कड़ कबीलों को बेदुइन कहा जाता था। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था, या इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेगिस्तान में दौड़ सकता है और रेगिस्तानी इलाकों में भी स्वस्थ रह सकता है, कम पानी पर भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। फिर लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है, उसके बाद सभी को समान माना गया। यहां इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया। तो मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ। और इस्लाम के जो पैगंबर हुए, अल्लाह के दूत माने गए पैगंबर मोहम्मद, ये प्रथम पैगंबर हुए। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका में फैला, स्पेन में फैला, ईरान में फैला और भारत में भी फैल गया।
तो अगले 100 वर्षों तक इस्लाम दुनिया के अन्य भागों में पहुंच गया, अरब से होते हुए अन्य क्षेत्रों में आया और इसी क्रम में भारत में भी आया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। तो अरब के सिपाहियों का जो कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने दाहिर को पराजित किया था, जो सिंध का राजा था। तो जो सिंध आज पाकिस्तान में पड़ता, यहां एक ब्राह्मण का शासन था जिसका नाम था दाहिर। 712 एडी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और यहां से सिंध पर उसने कब्जा कर लिया और इस्लाम धर्म के संपर्क में भारत इस तरह से स्थापित हुआ। तो ये पूरी कहानी बच्चों आपने जो पढ़ी है यहाँ ट्रांसलेटेड भी है, जिसमें लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया, समय याद रखिएगा 712 एडी यानी 712 ईस्वी। और इसमें अरेबिक अटैक की बात कर रहा हूं, अरेबियन इन्वेशंस की बात कर रहा हूं, भारत पर अरब आक्रमण हुआ था। और ये अरब आक्रमण या अरब इन्वेशंस कहां हुआ था, तो सिंध राज्य पर हुआ था जो पाकिस्तान में। सिंध पर यह अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो आपका ये अध्याय समाप्त हुआ बच्चों। इसमें कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं, इसे भी आप पढ़ चुके हैं तो याद रहेगा आपको। अब जरा प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपको सही या गलत बताना है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही कथन बताइए। तो कौन से सही है कौन से गलत है, इसके आधार पर सही का चुनाव करना। तो हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। तो हरिशेन ने तो समुद्रगुप्त के ऊपर प्रशस्ति की रचना की। इसने समुद्रगुप्त के ऊपर एक प्रशस्ति की रचना की, इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, आप पढ़ ही चुके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आंसर नहीं हो सकता। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो आर्यावर्त को तो समुद्रगुप्त ने अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया था, तो यह भी गलत है, पढ़ ही चुके हैं आप। आर्यावर्त को उसने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था। दक्षिणा पथ में 12 शासक थे, उसने दक्षिणा पथ के 12 शासकों को पराजित किया, यही सही है। तो यहां पर बाकी स्टेटमेंट गलत है, सही है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन। फिर गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, ये भी गलत है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे, तो एक तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय इनकी दूसरी राजधानी उज्जैन थी। तो ये गलत है, यानी आंसर यहां पर ग ऑप्शन है। आगे बढ़े तो ऑप्शन आपको क्लियर हुआ, यानी सी ऑप्शन इसमें सही है और बाकी ये सब गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी थी? Which of the following city was the capital of Pallavas? पाटलिपुत्र, वैशाली, ऐहोल, कांचीपुरम। तो पल्लवों की बात कर रहा है। देखिए, पाटलिपुत्र राजधानी किसकी थी? गुप्तों की। जिस समय का आप इतिहास पढ़ रहे हैं, गुप्तों की कई राज्यों या राजवंशों की राजधानी रही। वैशाली किसकी राजधानी थी? लिच्छवियों की। इसी तरीके से ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। और कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। तो आंसर यहां पर क्या लगाना है? कांचीपुरम, यानी डी ऑप्शन। तो इस तरह से बच्चों आज आपने क्या सीखा? गुप्तोत्तर कालीन भारत का इतिहास आपने देखा कि गुप्तोत्तर काल किसे कहते हैं और इसमें उत्तर और दक्षिण की कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां हुई। तो पोस्ट गुप्ता एज आपका कंप्लीट हुआ और इसी के साथ लगभग एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट है। अब हम लोग अगली क्लास में यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो आपका अंतिम अध्याय होगा, अध्याय 11। अध्याय 11 पर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।